नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी वैकेंसी के बारे में नहीं बनाया। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो लोग बाहर कभी नहीं गए हैं, इंडिया से बाहर कभी नहीं गए हैं, लेकिन उनके मन में बाहर जाने की इच्छा है और वो प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, और वो जानकारी लेने के लिए इंक्वायरीज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उनको कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे कि वो अपनी करियर प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हैं। दोस्तों, बाहर जाने के लिए जो प्लानिंग्स होती है ना, पहले प्लानिंग करके करेंगे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मनी वेस्ट नहीं होगा और बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और किसी दूसरे का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब भी हम कभी बाहर के लिए प्लानिंग करते हैं तो इसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपको शायद कुछ पॉइंट पे हेल्प हो, डेफिनेटली हेल्प होगी। हमारा टारगेट यही है कि आपको हेल्प होना चाहिए। दोस्तों, बाहर जाने के लिए अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमने कंट्रीज को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक्सपेंस के हिसाब से कैटेगरी इसमें बताई गई है। एक्सपेंस कम से लेकर ज़्यादा तक कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए बाहर जाने के लिए कि वो एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस अगर वो उनके बजट में आता है तो ही वो उसमें प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर बजट में नहीं आता है तो उनके बजट में जो आता है उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करियर प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग बराबर है तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जैसे सपोज कीजिए हम कोई प्लानिंग करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन उसके हिसाब से फिटमेंट क्या है, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, और आपके अंदर क्वालिटी क्या है, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो उसके हिसाब से फिटमेंट मैच होना चाहिए। दोस्तों, अभी अगर हम बात करते हैं तो कनाडा की बात 100 में से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि मुझे कनाडा जाना हो। लेकिन कनाडा जाने के लिए कैंडिडेट के अंदर वो क्वालिटी सबके अंदर होगी, ये कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं है। सबके पास उतना बजट होगा, वो भी गारंटी नहीं है। सभी लोग उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो भी गारंटी नहीं है। राइट? क्योंकि इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है और उसके हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसके लिए सब लोग चाहेंगे, बट वो क्राइटेरिया में आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में देशों को 5 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ। इनकी वैकेंसीज हमारे पास आती हैं। पहले कैटेगरी की वैकेंसी होती है गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर शॉर्ट टाइम प्लानर वाला बंदा हो जिसका करियर प्लानिंग शॉर्ट टाइम का हो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कमाने के लिए, उन लोगों के लिए गल्फ कंट्री सबसे बेस्ट हो सकती है। क्योंकि गल्फ कंट्री में जो जॉब्स रहती है, मतलब जॉब्स काफ़ी होती है, रेगुलर निकलती रहती है, और उसमें एक्सपेंस कम आता है और क्राइटेरिया उनका नॉर्मल होता है। कोई भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम प्रोफाइल्स के लिए ब्लू कलर जॉब मिलती है, वाइट कलर जॉब बहुत कम मिलती है, लेकिन बहुत कम मिलती है, और सैलरी बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। अपने देश की सैलरी से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, कभी 1.5 गुना मिलता है, कभी 2 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। राइट? लेकिन बाहर जाने का सबसे अच्छा साधन होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसमें कोई भी प्लान करके जा सकता है, जिसमें कम बजट में भी जा सकते हैं। और गल्फ कंट्री में जो शटडाउन प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन शटडाउन प्रोजेक्ट्स में टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो मतलब जिनमें थोड़ा चार्ज होता है। एक्चुअली शटडाउन प्रोजेक्ट मैक्सिमम फ्री होते हैं, लेकिन कैंडिडेट को पे करना पड़ता है प्रोसेसिंग के हिसाब से। राइट? सो शटडाउन प्रोजेक्ट में 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में खर्चा आता है। 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में एक्सपेंस आता है शटडाउन प्रोजेक्ट्स के लिए। अलग अलग प्रोजेक्ट्स का अलग अलग होता है, और सबसे कम खर्चा शटडाउन प्रोजेक्ट्स में ही आता है। और उसके बाद बात करते हैं अगर लॉन्ग जॉब के लिए, तो 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में गल्फ कंट्री का रेट रहता है, जो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है। अलग अलग कंपनी के लिए, अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए जो प्रोफाइल सेट होता है, सर्वे चार्ज सेट होता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन रेंज होती है 50,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में। सेकंड कैटेगरी की कंपनी कौन सी होती है, कंट्री कौन सी होती है? मिडिल ईस्ट कंट्री। मिडिल ईस्ट कंट्री में जैसे जॉर्डन हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, टर्की हुआ, ये सब मिडिल ईस्ट की कंट्री है। वैसे मिडिल ईस्ट में गल्फ भी आता है, लेकिन हमने उसको अलग इसलिए रखा क्योंकि एक्सपेंस वाइज कम रहता है। राइट? यहाँ पर अगर कोई प्लान करता है जाने के लिए तो उसका एक्सपेंस 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में आता है। कंट्री वाइज कंट्री डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन एक्सपेंस 1 लाख से 3 लाख के बीच में आता है। और उसमें अफ्रीकन कंट्री भी आती है, नाइजीरिया, अफ्रीका, और दूसरी कंट्री भी इसमें आती हैं जिनमें लोग प्लान करते हैं जाने का और उनको जाने को मिलता है। और कुछ इसमें यूरोपियन कंट्री भी आती हैं और बजट इनका होता है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। राइट? जो मिडिल ईस्ट कंट्री होती हैं और कुछ यूरोपियन कंट्री होती हैं,
उन कंट्रीज में जो लोग जाते हैं ना, उनका बजट 1 लाख से 3 लाख के बीच में होता है। डिपेंड करता है, कंट्री वाइज कंट्री अलग अलग होता है, राइट। लेकिन रेंज होती है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। तीसरे नंबर की जो कंट्री आती है वो होती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसमें देखा जाए तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज आती हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। अब इसमें से जो ऑन एवरेज अगर हम सर्विस चार्ज देखेंगे तो सर्विस चार्ज में लाइक 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में होता है। इसमें रेंज काफ़ी होती है। सिंगापुर की रेंज ज़्यादा होती है, बाकी अगर कंट्रीज के देखेंगे तो 1 लाख से 3 लाख के बीच में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो रेंज अलग अलग होती है। और मलेशिया का प्रोडक्ट हमारे पास होता है तो और भी कम है, बहुत कम है। मीन्स गल्फ कंट्री से भी कम रहता है उसका चार्ज, राइट। सो इसमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम प्रोफाइल के लिए जो चार्ज होता है वो 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में होता है। अगर हम सिंगापुर को साइड में करते हैं तो सिंगापुर महंगा पड़ता है, राइट। इसलिए हमने 1 लाख से 5 लाख की रेंज दी है, राइट। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी कंट्री आती है वो होती है यूरोप, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आती है? पोलैंड, जर्मनी, पोर्चुगल, क्रोएशिया, यूक्रेन, माल्टा। ये सब कंट्रीज आती हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है। अब ये रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ पर जो एक्सपेंस आता है वो 4 लाख से स्टार्ट होता है और 10 लाख तक जाता है। डिपेंड करता है कंट्री वाइज कंट्री, अलग अलग कंट्री का अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग होता है। और वो प्रोसेस टू प्रोसेस भी डिपेंड करता है, राइट। ये मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ताकि कोई भी कैंडिडेट प्लान करना चाहे तो प्लान कर सकता है, राइट। उसके बाद फिर आती है 5वें नंबर पर सबसे टॉप कंट्री, जैसे कनाडा हुआ, यूएस हुआ, जापान हुआ। जापान भी महंगा होता है, कनाडा की तुलना में कम रहता है लेकिन महंगा होता है। और लोगों की एक्सपेक्ट मिस एक ख्वाहिश भी होती है जापान जाने के लिए, इसलिए मैंने जापान को 5वीं रेंज में रखा हुआ है। कनाडा, यूएस और जापान, इन 3 देशों में, और भी कुछ देश हैं लेकिन फिलहाल 3 देशों के लिए बात कर सकते हैं। इन देशों का जो काम आता है ना, ये काफ़ी महंगा होता है, लेकिन इसमें सैलरी पैकेज भी उतनी ही अच्छी होती है। दोस्तों अब एक पॉइंट आता है ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब्स अगर हम देखें तो बाहर जाने वाले 90-95% लोग ब्लू कॉलर जॉब ही होते हैं, राइट। ब्लू कॉलर जॉब्स में क्यों जाते हैं वो लोग? ऐसा क्या है कि पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, इंडिया में अच्छा एक्सपीरियंस होता है, फिर भी वो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि अगर वो अभी ब्लू कॉलर जॉब में जाएंगे, उस कंट्री में उनकी एंट्री हो गई, उसके बाद उनको आगे की लाइफ सिक्योर दिखती है और आगे की लाइफ में उनको इनकम अच्छी दिखती है, लाइफ जो उनका फ्यूचर होता है वो ब्राइट नज़र आता है, और उनके बच्चों का करियर भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी ब्राइट होता है। इसके लिए लोग शुरू में किसी प्रोफाइल में जा सकते हैं, लेकिन बाद में ग्रोथ ज़रूर मिलती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग भी एक लाइफ का कुछ पार्ट 15-20 साल का प्लान करते हैं, 15 to 20 ईयर प्लान करना है उनको अच्छे से अर्न करने के लिए या फिर वहाँ सेटल होने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये प्लानिंग काफ़ी अच्छी होती है कि अगर कोई बंदा यूरोप में अगर वो ब्लू कॉलर जॉब में भी जाता है ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर वो हेल्पर के रूप में भी जाता है, किसी भी रूप में जाए, एंट्री लेवल में जाता है, तो वहाँ पर एंट्री मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार एंट्री मिल जाती है ना, तो उसके बाद उस पार्टिकुलर बंदे की फैमिली के साथ साथ में उनके रिलेटिव्स, उनके नेटवर्क के जितने लोग हैं, सबको उसका लाभ मिलता है। दोस्तों शुरू में हम सोचते हैं कि हेल्पर प्रोफाइल है, लेकिन अगर हम लॉन्ग सोचेंगे, अभी कोरोना के कुछ टाइम पहले की बात है, जब कोरोना मार्च के टाइम पर बहुत टफ हो गया था, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर और एक और बड़ी पर्सनालिटी दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो ब्रिटेन को अपने इंडियंस के 2 बड़े लीडर्स चला रहे थे, इंडिया के नहीं, वो ब्रिटेन के ही थे। क्यों चला रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन में ओपन रहते हैं वो लोग, जो अच्छा काम करेगा उसको ग्रोथ देते हैं। तो अगर इंडियंस लोग वहाँ पे अगर उनकी गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं, तो सोचो वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होगी। लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डे 1 पर नहीं मिलती है, शुरू में समय डेडिकेट करना होता है। एक बार वहाँ पर थोड़ा अच्छे से काम किया, अच्छा काम किया, तो वहाँ पर सिक्योर हो गए और सेट हो गए, तो ये मान लीजिए आने वाले टाइम पर आपकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत अच्छी होगी, लाइफ सिक्योर हो जाएगी, और उसके बाद 15-20 साल बाद कमा के आप वापस इंडिया में भी आ सकते हैं, बिजनेस डाल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, या फिर अपने नेटवर्क के लोगों को भी वहाँ पर बुला सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है अगर कोई वहाँ पर सेट हो जाता है। तो सेट का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिटीजनशिप ले ही ले, लेकिन एक लॉन्ग टाइम रुकने के हिसाब से देखेंगे तो वो बिजनेस, उनका जॉब रहेगा, वो जॉब ये मान लीजिए इंडिया के लिए भी फायदेमंद होता है। क्यों? अगर कोई वहाँ पर कमाएगा तो इंडिया में भी भेजेगा, इंडिया में भेजेगा तो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा और वहाँ से अपनी फैमिली को बेटर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। इसलिए लोग वहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब के लिए भी जाते हैं और करियर प्लानिंग के लिए वो आगे की प्लानिंग करते हैं 15 से 20 साल के लिए। दोस्तों अब एलिजिबिलिटी क्या होती है?
एलिजिबिलिटी के लिए अगर देखा जाए तो कंट्री वाइज कंट्री अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। कहीं पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट सब में होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के पार्टिकुलर टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट वहाँ पर जा सकता है, चाहे वो हेल्पर कैटेगरी के लिए क्यों अप्लाई न करे। इसमें कोई भी कैंडिडेट जो अगर हेल्पर कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करा तो भी उसका टेस्ट जरूर होगा, राइट, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो नहीं है तो भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, राइट। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ से हेल्पर में क्यों जाए, हमने तो बीए किया, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने पीजी किया, फिर भी मैं हेल्पर में क्यों जाए। तो दोस्तों ये जान के आपको शायद आश्चर्य होगा कि अगर जो वैकेंसी डाली जाती है ना, वैकेंसी का जो वॉल्यूम, जो हमारे पास रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं गल्फ कंट्री की रिक्वायरमेंट एक साइड, यूरोप की रिक्वायरमेंट एक साइड, इंक्वायरीज इतनी होती है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लोग जाते भी हैं, राइट। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको बेनिफिट मिलता है वहां जाने पर, उनको लाइफ सिक्योर मिलती है। और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, गुजरात और पंजाब डेवलप क्यों है गुजरात और पंजाब डेवलप क्यों है? क्योंकि गुजरात और पंजाब से लोग यूरोप कनाडा में बहुत ज़्यादा है, यूरोप में, कनाडा में और सिंगापुर में, अल्टीमेटली इन बड़े बड़े कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पर अच्छा अर्न करते हैं और इसकी वजह से वो स्टेट भी डेवलप हो जाते हैं, राइट। सो यही चीज़ है, भले वो एंट्री किसी भी से करें। इवन कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मुझे वहाँ पर पहुँचा दो सुरक्षित और वहाँ पर मैं वर्क कर सकूँ, काम मैं खुद ढूंढूंगा, सिर्फ मुझे इतना करा तो भी मैं जाने को रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि उनको आगे की प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है और उसमें उनको प्रॉफिट नज़र आता है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन काफ़ी सही होती है, लोगों को फ़ायदा पहले मिला है और मिलता है, इसके लिए लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। अगर कोई बोले कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे इसमें काम में नहीं जाना है, तो उनके पास जो रिलेवेंट जॉब्स हो सकती है वहाँ पर जा सकते हैं। कभी कभी कुछ रिलेवेंट जॉब्स भी आती है, जैसे अभी जर्मनी की रिक्वायरमेंट में इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है लेकिन वहाँ पे जो एक नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज एक हाई लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। प्रोसेस काफ़ी टफ होती है, रिक्वायरमेंट्स आती है लेकिन रेशियो बहुत 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 कम होता है, राइट। वाइट कॉलर जॉब की रिक्वायरमेंट तो बहुत कम होती है, ब्लू कॉलर से स्टार्ट करो, अपना नॉलेज हुनर दिखा के वहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम पंजाब और गुजरात की बात करेंगे तो उनके एनआरआई जो है ना, वो कनाडा और यूरोप में ज़्यादा है। इसके लिए दोस्तों ये वीडियो को बनाने का मकसद ये था, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको अभी प्लानिंग करना है बाहर जाने के लिए। अब उन्होंने इंडिया में काम किया लेकिन बाहर का पता नहीं है, और बाहर का पता नहीं तो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और फिर उनके दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए वो लोग भी जो लोग भी इसमें प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, वो लोग एक बार अपना करियर प्लानिंग प्रॉपर करें और ये प्लान करें कि उनको कहाँ जाना है, उनका बजट कितना है, उनका फिटमेंट कहाँ पे है, उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर उनका इंटरेस्ट, फिटमेंट, बजट सब कुछ मैच करता है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर वो उन कंट्रीज के लिए थोड़ा रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद में अप्लाई करें। दोस्तों वैकेंसी जो मार्केट में आती है, जो हमारे पास ऑथेंटिक वैकेंसी आती है, हम सिर्फ वही वैकेंसी इसमें अपलोड करते हैं। हमारे पास वैकेंसीज काफ़ी जगह से आती हैं और जैसे भी आपको वैकेंसी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल उसमें मैच हो सकता है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे और जो कॉन्टैक्ट करने का जो समय होता है वो ऑफिशियल आवर्स, वर्किंग टाइम में सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल का आंसर जरूर मिलेगा। अगर कॉल आंसर नहीं होता तो कॉल बैक आएगा, बशर्ते आप एक डिटेल मैसेज भेजेंगे, अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन और आपको क्या क्या जानकारी चाहिए आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों वैकेंसी ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर कुछ आइडियाज़ आपको नज़र आते हैं जो मैं आगे उन आइडियाज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उन आइडियाज़ के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।